हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज को हम शुरू करने जा रहे हैं और रोमांटिक एज के जितने भी इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं उनको हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोमांटिक एज के जो फर्स्ट जनरेशन के पोएट हैं और जो सेकंड जनरेशन के पोएट हैं, फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कोलरेज, रॉबर्ट साउदे, ठीक है, इनको हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी पोएम्स लिखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जहां से चांसेस बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रोमांटिक एज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टार्ट होती है 1798 में। 1798 से लेकर ये चलती है 1850 तक, और कुछ कई जगह पे आपको यहाँ पे 1837 भी मिलेगा। वैसे ऑफिशियल अगर माना जाए तो 1837 ही है, क्योंकि 1837 में क्वीन बन जाती है विक्टोरिया इंग्लैंड की। तो 1837 से विक्टोरियन एज शुरू हो जाती है। बट कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इस एज के सबसे जो फादर फिगर जो पोएट हैं वो वर्ड्सवर्थ हैं, और वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है 1850 में। तो ये एज 1850 में ही खत्म होती है। ये शुरुआत कहां से हुई? 1798 से। इसका रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो माना जाता है लिरिकल बैलेड को। लिरिकल बैलेड की जो ऑफिशियल डेट है उसके साथ ही, जो इसकी पब्लिकेशन डेट है उसके साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। लिरिकल बैलेड 1798 में लिखा गया था। ये एक कलेक्शन था पोएम का, दो लोगों ने मिलकर लिखा था, एक विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरा एस.टी. कोलरेज। इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं। टोटल पोएम्स हैं 23, जिसमें से 19 पोएम्स लिखी है वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम लिखी है एस.टी. कोलरेज ने। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका काफी क्रिटिसिज्म किया गया था। लिरिकल बैलेड को फिर डिफेंड करने के लिए इसका प्रीफेस लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसकी तीनों डेट आपको याद करनी है। 1798 में लिरिकल बैलेड आया था, उसके बाद प्रीफेस लिखा वर्ड्सवर्थ ने 1800 में। क्वेश्चन है नेट का ये। 1800 में प्रीफेस लिखा गया, फिर 1802 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया। ठीक है, 3 पब्लिकेशन डेट इसकी आपको याद करनी है। 1798, 1800, देन 1802। प्रीफेस लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, और अब इन दोनों के इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया? अब बहुत अच्छे दोस्त थे एक टाइम पे एस.टी. कोलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, लेकिन दोनों सेपरेट हो गए। किस वजह से? क्योंकि दोनों के व्यूज अलग अलग हो गए थे पोइट्री को लेकर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में, मोस्टली पोइट्री में बोला है कि जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए, और कॉमन मैन की थीम होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। सिंपल और रस्टिक लाइफ के बारे में बात की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। लेकिन एस.टी. कोलरेज ने बोला कि अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉमन मैन की थीम होगी, तो पोएट्स में और एक कॉमन मैन जो है उसमें फर्क क्या होगा? हम जो पोएट्स हैं वो लिख रहे हैं, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक आम आदमी भी लिख सकता है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ए पोएट एंड ए कॉमन मैन? ये बात बिल्कुल सही थी। तो इस वजह से दोनों में मतभेद हुए, जिसकी वजह से दोस्ती खराब हो गई और दोनों सेपरेट हो गई। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स की हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ये फादर फिगर है रोमांटिक एज के। ठीक है, और रोमांटिक एज के बारे में वोल्टर पीटर ने बोला है। वोल्टर पीटर यूज द फ्रेज फॉर रोमांटिसिज्म द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। इन्होंने एक अलग तरीके से ही एक एडिशन दिया रोमांटिक एज में, और वॉट्स डंटन ने कहा है रेनेसा ऑफ वंडर। ठीक है, ये याद रखना, वॉट्स डंटन ने बोला है रेनेसा ऑफ वंडर। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो फादर फिगर माने जाते हैं रोमांटिक एज के। अब ये रोमांटिक एज जो है वो कहां से इंस्पायर होकर इंग्लैंड में शुरू हुई थी? रोमांटिक एज एक मूवमेंट था, स्प्रंग एंड ड्रम। स्प्रंग एंड ड्रम ये मूवमेंट था। आई थिंक ये जर्मनी में मूवमेंट आया था सबसे पहले, और यहां से ही इंस्पिरेशन मिली इन पोएट्स को। कुछ इंस्पिरेशन मिली थी जो प्री रोमांटिक पोएट्स थे, उन्होंने कुछ नेचर के बारे में लिखा, जैसे कि रॉबर्ट बार्न्स है, विलियम ब्लेक है। ठीक है, वहां से इंस्पिरेशन मिली, और ज्यादा स्ट्रांगली जो है इंस्पायर हुए थे स्प्रंग एंड ड्रम इस मूवमेंट से।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें इस जनरेशन की ये जो रोमांटिक एज है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक है फर्स्ट जनरेशन के पोएट और एक है सेकंड जनरेशन के पोएट। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरेज, रॉबर्ट साउदे, और सेकंड जनरेशन में है लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले और जॉन कीट्स। कुछ और भी हैं दूसरे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एस.टी. कोलरेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, इनके जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे आपको याद करने हैं। मैच मेकिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लाइन भी पूछी जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लेते हैं। 1770 में ये पैदा हुए थे और 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये पोएट लॉरेट बने थे। इंग्लैंड में एक जो नेशनल पोएट है उनको रैंक दिया जाता है, उसको पोएट लॉरेट बोलते हैं। ये 1843 में, 1843 में ये पोएट लॉरेट बने आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदे। इससे पहले पोएट लॉरेट कौन थे? रॉबर्ट साउदे। 1813 में ये बने थे और 1843 में इनकी डेथ हो जाती है रॉबर्ट साउदे की। ठीक है, वर्ड्सवर्थ से पहले पोएट लॉरेट थे रॉबर्ट साउदे। और 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है तो 1850 के बाद पोएट लॉरेट बनाया जाता है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। ये विक्टोरियन पोएट है। 1850 में ये बनते हैं पोएट लॉरेट इंग्लैंड के। ठीक है, अब इनके वर्क्स पे चलते हैं। एक ही प्ले लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, द बॉर्डरर्स। ये सिर्फ सिंगल प्ले है विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ। ये एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट की, और स्टोरी को सेट किया गया है ड्यूरिंग द किंग हेनरी थर्ड का जब रूल था इंग्लैंड में, उस टाइम पे इसको सेट किया गया है। When the Englishmen in the north country came into conflict with the Scottish border rivals, it was Wordsworth's first major work. It is the only play by Wordsworth. ये अकेला ही एक ही प्ले लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। उसके बाद है द प्रिल्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। प्रिल्यूड को मैग्नम ओपस बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इट इज नोन एज मैग्नम ओपस ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसका सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इसको 1805 में लिखना शुरू किया था और ये अपनी पूरी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग इसमें लिखते रहे, और 1850 में इनकी डेथ के बाद इनकी जो वाइफ है उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें 14 बुक्स हैं टोटल। लास्ट बुक जो है वो अनकंप्लीट है, अनफिनिश्ड है। इसमें जॉन मिल्टन अपीयर होते हैं एक बुक में, और इसकी ओपनिंग लाइन है वॉज इट फॉर दिस दैट वन ऑफ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल रिवर। यहाँ पे रिवर थेम्स की बात हो रही है। A feeling that I was not for the hour, ये लाइन है, आपको याद करनी है। A feeling that I was not for that hour nor the place be nothing better than a wandering cloud, I cannot miss my way। इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद इसने इस वर्क में पैंथिज्म फिलोसफी को यूज किया है, जिसमें गॉड के प्रेजेंस होने की बात की जाती है। हर जगह पे गॉड है, इसको बोलते हैं पैंथिज्म फिलोसफी, राइट। और उस अब इसने पास्टनेस, प्रेजेंटनेस ऑफ पास्ट की बात की है। ही टॉक अबाउट प्रेजेंटनेस ऑफ पास्ट एंड पास्टनेस ऑफ प्रेजेंट एंड प्रेजेंटनेस ऑफ फ्यूचर। मतलब गोल गोल घुमाया है। ठीक है, धरती गोल है जैसे, इसी तरह से एक चीज जो है वो दूसरी से जुड़ी हुई है आपस में। यहां से रेफरेंस आता है एक इंपॉर्टेंट, टी.एस. एलियट took lines from this book and used in his work लिटिल गिडिंग। लिटिल गिडिंग में टी.एस. एलियट ने यूज की है टू अराइव वेयर वी स्टार्टेड एंड नोन दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। जहां से हम शुरुआत करते हैं लास्ट में हम वहीं जाके पहुंच जाते हैं। ठीक है, वापस वहीं पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इनकी पोएम है टिंटन एबे। ये टिंटन एबे जो पोएम है ये लिरिकल बैलेड में ओपनिंग इंस्टॉलमेंट है। ये पहली पोएम है, सॉरी ये लास्ट वाली पोएम है। पहली है एस.टी. कोलरेज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये लास्ट वाली है। ये भी आपको याद रखनी है। फुल टाइटल है लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे। इसमें साइलेंट लिसनर वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है डोरथी वर्ड्सवर्थ। ओपनिंग लाइन है 5 ईयर पास्टेड, और एक लाइन है द बेस्ट पर्सन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ इज हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लेना। और एक लाइन है आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वाज, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये सोनेट नंबर 14 है इनका, पैटाचन स्टाइल में लिखा गया है। मोर देन 500 सोनेट्स लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने, पैटाचन स्टाइल में लिखा गया है।
8+6 लाइन में, इसको ऑक्टेव प्लस सस्टेट बोलते हैं। इसमें रेफरेंस है क्लिंथ ब्रुक्स, एक बहुत ही फेमस क्रिटिक हैं ये क्लिंथ ब्रुक्स। उन्होंने एनालाइज किया है इस सोनेट को अपनी एक बुक में, द वेल रोट अर्न में। द वेल रोट अर्न एक इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 11 चैप्टर है और एक चैप्टर का नाम है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जहां से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हेरेसी किसको बोला गया है, ये क्लिंथ ब्रुक्स को हेरेसी भी बोला जाता है। उसके बाद आती है इनकी लूसी पोएम्स, ये 5 पोएम की एक सीरीज है। इसमें कौन कौन सी पोएम है? पहली पोएम है जो आपको ये पढ़नी नहीं है लेकिन सीक्वेंस में याद जरूर करनी है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन फर्स्ट है। सेकंड, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड, आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मैन। फोर्थ है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। और फिफ्थ है आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। ये 5 पोएम याद करनी है। ये किसके बारे में है? वर्ड्सवर्थ एग्जामिन द पोएट्स अनरिक्वेटेड लव ऑफ लूसी। लूसी नाम की एक लड़की है जिसकी अर्ली एज में ही प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, उसके ऊपर ये 5 पोएम लिखी गई है। नेक्स्ट आता है उसके बाद लाउडामिया, ये ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सी पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है, लाउडामिया। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड as narrated by Wordsworth, Laodamia, the wife of Protilus, प्रोटिसलस की वाइफ है ये हीरो है ट्रोजन वॉर में, और ये ट्रोजन वॉर में जाते हैं तो ये इसकी जो वाइफ है ये प्रे कर रही है गॉड से कि ये सुरक्षित वापस आ जाए, इस पे बेस्ड है ये कहानी। उसके बाद है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में लाइन है आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये नाम भी आता है कई बार, डैफोडिल्स का ही अल्टरनेट टाइटल है ये, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। नेक्स्ट उसके बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो अच्छे से, एक एक लाइन आपको पढ़नी है। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्सप्रेस किया है जॉय एंड होप ऑफ पीपल दैट केम आउट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफी सपोर्ट किया है। तो इसमें इस टाइम पे जो लोग थे वो कितना जोश से भरे हुए थे एक क्रांति लाने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रेटर्निटी पे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ये लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, देवर लकी। अब वर्ड्सवर्थ ने बोला है जो लोग इस टाइम पे जा चुके थे, मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, वो लकी थे वो लोग। बट जो लोग उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जो भाग ले रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो किसी डिवाइन से कम नहीं थे, किसी दैविक पावर से कम नहीं थे। एक तरह से वो एक देवता के समान थे, जो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा था। इसमें ओपनिंग लाइन है बट इन द वेरी वर्ल्ड विच इज द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड आवर हैप्पीनेस नॉट और नॉट एट ऑल। इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और एक लाइन है ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ओ टाइम्स। अब ये जो लोग हैं जो भाग ले रहे हैं उसमें, वो एक हेवन के जैसा यहाँ पे फील कर रहे हैं, जैसे कि वो धरती पे नहीं किसी हेवन में हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका सबटाइटल है लीच गैदरर। इस पोएम में 20 स्टैंजा है और इसको लिखा गया है राइम रॉयल में। राइम रॉयल किसने इन्वेंट किया था? जोफ्री चौसर ने। और इसको डिस्क्राइब किया गया है अब लेक डिस्ट्रिक्ट में। इनको लेक पोइट भी बोला जाता है, जो फर्स्ट जनरेशन वाले पोइट हैं उनको लेक पोइट भी बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ, साउदे और एस.टी. कोलरेज, ये 3 पोइट हैं जिनको लेक पोइट बोलते हैं। अब इसमें लाइन देखो, कुछ रेफरेंस है। आई थॉट ऑफ चैटरटन द मार्वेलस बॉय। मार्वेलस बॉय किसको बोला गया है? पहले क्वेश्चन आ चुका है चैटरटन के बारे में। ये चैटरटन एक ऐसा पोइट है जो सबसे कम एज में जिसकी डेथ हुई थी, इसने सुसाइड कर लिया था। कुछ वर्क्स लिखे थे बोथ एंड्स मीट के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ वर्क्स लिखे थे, जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये फेस नहीं कर पाया उनको, और इसने खुद को जहर देके अपने आप को मार लिया था। तो एट द एज ऑफ 17 साल की एज में ही चैटरटन की डेथ हो जाती है। यहाँ पे जिक्र किया है चैटरटन का। द स्लीपलेस सोल भी इसको बोला है, द स्लीपलेस सोल दैट पेरिश्ड इन हिज प्राइड। और उसके बाद है ऑफ हिम हु वॉक्ड इन ग्लोरी एंड इन जॉय फॉलोइंग हिज प्लो अलोंग द माउंटेन साइड बाय आवर ओन स्पिरिट आर बी डिफाइड। अब ये किसके लिए बोली गई है लाइन? हु वॉक्ड
इन ग्लोरी एंड जॉय, ये बोली है रॉबर्ट बर्न्स के लिए। रॉबर्ट बर्न्स जो कि एक प्लोमैन पोइट और पीजेंट पोइट भी बोलते हैं। रॉबर्ट बर्न्स के साथ साथ ही जॉन क्लेयर को भी पीजेंट पोइट बोलते हैं। जॉन क्लेयर को भी पीजेंट पोइट बोला जाता है। दोनों ही है, रॉबर्ट बर्न्स और जॉन क्लेयर, इन दोनों को पीजेंट पोइट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद सोलिटरी रीपर। ये पोइट बात कर रहा है, एक लड़की है जो खेत में अपनी फसल काट रही है, अकेली है वो लड़की, और वो कुछ सैड सॉन्ग गा रही है। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सी सिंग्स ए मेलंकली स्ट्रेन। एक मेलंकली मतलब दुख से भरा हुआ गीत गा रही है वो। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। एक ऐसी आवाज थी उसकी जो पहले कभी सुनी नहीं थी। इन स्प्रिंग टाइम फॉर द कुकू बर्ड्स ब्रेकिंग द साइलेंस। जैसे कि एक साइलेंस को ब्रेक कर देती है कुकू, कुकू की जो आवाज होती है, कोयल की जो आवाज होती है, मीठी आवाज, वो एक साइलेंस को ब्रेक कर देती है, लोगों का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है। इसी तरह से इस लड़की की आवाज भी इतनी ही प्यारी थी जिसने ब्रेक कर दिया एक साइलेंस को। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लंदन। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ castigates the English people as a statement and selfish and praises 17th century poet John Milton। ठीक है, ये जॉन मिल्टन पे लिखी गई है। जॉन मिल्टन को प्रेज किया है एस.टी. कॉलरेज ने इस पोएम में। उसके बाद है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको भी आप स्टार मार्क करिए। एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए, पेपर में यहां से काफी बार क्वेश्चन आए हैं लाइन से। ये एक सोनेट है। वर्ड्सवर्थ ने इसमें बात की है कि जो लोग, अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो रही थी रोमांटिक एज में, फर्स्ट इंडस्ट्री सेटअप हुई थी इसी एज में, तो लोग अधिक कमाने के चक्कर में वो नेचर से दूर हो गए थे, जिसकी वजह से इसने इस पोएम को लिखा कि लोग ज्यादा कमाने के लिए एक दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन नेचर की तरफ से उनका कोई भी ध्यान नहीं है, नेचर से वो डाइवर्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा इसने दो गॉड को मेंशन किया है, दो सी गॉड हैं, ये प्रोटियस और एक है ट्राइटन। ये दोनों नाम याद रखना। ये लाइन आई है पहले प्रोटियस वाली तो पेपर में। उसके बाद है रेनबो, माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड। इसमें लाइन है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। द एक्सकर्जन है अगली पोएम, सिर्फ टाइटल। उसके बाद द कुकू है, ये भी सिर्फ टाइटल पढ़ना है। देन नटिंग, इसमें डिस्क्राइब किया गया है बॉयहुड जर्नी इनटू द वुड एंड रिजल्टिंग प्लेजर एंड रेज ही एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस उसने अपने चाइल्डहुड में फेस किया था या एक्सपीरियंस किया था, वो इसकी बात की है। उसके बाद है ओड ऑन इमोरलिटी। दिस पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड में लिखा गया है। पिंडारिक ओड सबसे पहले किसने लिखना शुरू किया था इंग्लिश लिटरेचर में? अब्राहम काउले। देखो बहुत सारे रेफरेंस आ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इसलिए रेफरेंस जितने भी आए अच्छे से नोट करके उनको याद किया करो। उसके बाद आती है इनकी कन्वर्सेशन पोएम। सॉरी, ये तो कन्वर्सेशन पोएम तो एस.टी. कॉलरेज ने लिखी है। उसके बाद है वी आर सेवन। इट डिस्क्राइब ए डिस्कशन बिटवीन एन अडल्ट पोएटिक स्पीकर एंड ए लिटिल कॉटेज गर्ल अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर हु ड्वेल विद हर। सिर्फ टाइटल ही पढ़ लेना इसका, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन द टेबल टर्न। In it he said books are barren leaves which provides empty knowledge। अब बुक्स के बारे में वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि बुक्स पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो हमें ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है वो नेचर प्रोवाइड करती है। नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर को ही वो टीचर मानता है वर्ड्सवर्थ। तो नेचर से जो हम सीख सकते हैं वो कहीं भी नहीं सीख सकते, ऐसा मानना था विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट आता है फिर एल्जाइक स्टेंजा। सिर्फ टाइटल द इडियट बॉय। इडियट बॉय में ये एक नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है, सेट इन कंट्री साइड एरिया में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ बेटी फॉय एंड जॉनी द डिजेबल्ड सन सी लव्स। ये बेटी फॉय से प्यार करती है, ये अपाहिज लड़का है, इसके बारे में बात की है। और उसके बाद है साइमन ली, देन माइकल। अब इन तीन पोएम में इसने जो बात की है, डिस्कस किया है, लैंग्वेज बिल्कुल कॉमन मैन की यूज नहीं की, इसलिए इन तीनों पोएम्स के लिए एस.टी. कॉलरेज ने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को, और ये क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट यहां से माइकल जो है, यहां से रेफरेंस लिया गया है। जॉर्ज एलियट ने एपिग्राफ यूज किया है फॉर द साइलास मारिनर फ्रॉम माइकल। इस पोएम से माइकल से जो जॉर्ज एलियट है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है,
इनकी एक नॉवल है साइलास मारिनर। इस साइलास मारिनर में एपिग्राफ यूज किया है जॉर्ज एलियट ने, राइट। नेक्स्ट द वैगनर, वैगनर डेडिकेट किया गया है चार्ल्स लैम्ब को। द वैगनर इज ए पोएटिक टेल अबाउट ए कैरेक्टर नेम्ड बेंजामिन इन्वॉल्विंग ए ट्रिप अक्रॉस द लेक डिस्ट्रिक्ट। ये लेक डिस्ट्रिक्ट पे एक ट्रिप पे जाता है, बेंजामिन नाम का कैरेक्टर इन्वेंट किया है इसमें, उसके बारे में है ये। उसके बाद है पीटर बेल, सबटाइटल है टेल इन वर्स, ये भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ये रॉबर्ट साउदे को डेडिकेट की गई है, कंटेम्प्रेरी पोएट है इनका ही। देन उसके बाद टू द स्काईलार्क, देन स्पैरोज नेस्ट, इसमें लाइन है स्पैरोज नेस्ट में, सी गेव मी आईज एंड सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर एंड डेलिकेट फियर्स, राइट। सिर्फ आपको टाइटल पढ़ने हैं इनके, द र्यून कॉटेज, द थॉर्न और लूसी ग्रे। लूसी ग्रे में एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, लूसी ग्रे गिव्स हर नेम टू द लीड फीमेल कैरेक्टर लूसी ग्रे। ये लूसी ग्रे बेड एक कैरेक्टर है कहां पे, द बैलेड ऑफ सॉन्गबर्ड एंड स्नेक्स। किसने लिखा है ये, सुजान कॉलिंस। ये अमेरिकन एक नॉवेलिस्ट है, अमेरिकन राइटर है, इनकी एक नॉवेल है द बैलेड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक। इसमें कैरेक्टर बनाया है इस लूसी ग्रे को, और ये कैरेक्टर कहां से आया है, वर्ड्सवर्थ की इस पोएम से, लूसी ग्रे से। दिस इज ऑल अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो एक तरह से ओवरव्यू मैंने दिया है आपको, रिवीजन के पर्पज से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से आगे मैं वीडियो बनाऊंगा एस टी कॉलरेज पे, देन रॉबर्ट साउदे पे, फिर जॉन कीट्स पे, पीबी सेले पे, इन पे सबको मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।